McAfee world. ठीक है, वो क्या बोल रहा है? फाइंड द कंडीशन फॉर विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज डबल द रूट ऑफ सेकंड इक्वेशन. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? वन रूट ऑफ द इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0 is double the roots of equation, double the root of equation px square plus qx plus r equal to 0. so अगर इसका एक रूट अल्फा है तो ये 2 अल्फा हो जाएगा. अदर रूट्स कैन बी बीटा और गामा, जिससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे बस अल्फा की कंडीशन पे ही फोकस करना है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ 2 अल्फा इन दिस इक्वेशन. तो इट विल बी 4a अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0. और यहाँ पे क्या करेंगे कि p अल्फा स्क्वायर प्लस q अल्फा प्लस r इक्वल टू 0. ठीक है. नाउ मैंने बोला था कि अगर इसमें से अल्फा रिमूव करना हो तो उसका सिंपल मेथड क्या था, वो मैंने तुम लोगों को बताया था. तो तुम क्या करोगे, कोफिशिएंट्स लिखोगे. 4a अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या 4a और यहाँ पे p, अल्फा का कोफिशिएंट यहाँ पे 2b और यहाँ पे q, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे c और यहाँ पे r. फिर मैंने बोला था कि ये कंडीशन a1 b2 माइनस a2 b1 वाली कंडीशन जैसे बनती है. मतलब पहले हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4aq माइनस 2bp. फिर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2br माइनस qc इक्वल टू, फिर फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 4ar, p को c से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस pc होल स्क्वायर. खत्म. डायरेक्टली हम यहाँ पे ये कर सकते हैं. ये बात समझ में आ रही है? मैंने बताया था कि जब आप इस स्टेज पे आ जाओगे तो उसके बाद अल्फा रिमूव करने का मेथड क्या है कि कोफिशिएंट्स लिखो और ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर दो, तो डायरेक्टली वहां से हो जाता है सॉल्व. कोई डाउट हो तो मुझे बोलना. क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था. ठीक है, नेक्स्ट वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 4. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये. क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? इन क्वेश्चन नंबर 4 इट इज सेइंग दैट if the equation ax square plus bx plus c equal to 0 and other cubic equation was given, have two common roots. So one equation is given as ax square plus bx plus c equal to 0 and other equation is given as x cube plus 3x plus 2 equal to 0, and he is saying that two roots are common and then we have to prove something. किसी से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है तो मुझे बोलो पहले. कोमल, काव्या? Sir, I'm trying. ओके. प्रथमेश? नहीं. चलो जब देख लेते हैं इस क्वेश्चन को. यहाँ भी क्या है, दिस इक्वेशन इज अ क्यूबिक इक्वेशन. सो दिस क्यूबिक इक्वेशन must have three roots. ओके, पहले जरा क्यूबिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके देखते हैं. मुझे क्यूबिक इक्वेशन कैसा दिख रहा है? दिस इज लाइक एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x. मैंने क्या किया, इसको प्लस वन कर लिया सो दैट ये जो इतना टर्म है ना, ये क्या बन जाएगा, x प्लस 1 होल क्यूब. और ये वाला जो 1 है इसको मैं लिख दूंगा 1 क्यूब. नाउ वी कैन यूज द फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब. So if we are using a cube plus b cube, so we are getting a plus b into a square plus b square minus ab equal to 0. So यहाँ पे तो हमें मिल गया x plus 2 और इसको हम ओपन करेंगे तो it will be x square plus 2x plus 1 plus 1 minus x minus 1 equal to 0. So simplify करोगे तो it will be x plus 2 and here we are going to get x square plus x plus 1 equal to 0. So we can say that either x plus 2 equal to 0 or x square plus x plus 1 equal to 0. Now this equation is giving us
one real root. This one is real root. And here we are getting two imaginary roots. Why? Because its discriminant is negative. You can check the discriminant, that is b square minus 4ac. So it is minus 3. Since discriminant is negative, so we are getting two imaginary roots. I think it is clear till now. जो भी अभी तक मैंने कैलकुलेशन किया सबको समझ में आ रहा होगा. Now what I'm saying that this equation 1 and equation 2 have two common roots. So obvious सी बात है कि ऐसा तो हम बोल नहीं सकते कि वन रियल रूट और वन इमेजिनरी रूट उठा लिया जाए. या तो रूट्स दोनों रियल होने चाहिए, बिकॉज हमारी जो इक्वेशन ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. और हम बोलेंगे दिस इक्वेशन हैज either two real roots और two imaginary roots. दोनों में से कुछ एक चीज होनी चाहिए. अच्छा, और ये जो इक्वेशन 2 है, दिस इक्वेशन हैज वन रियल एंड टू इमेजिनरी. ये सॉरी, ये इक्वेशन 1 था. इक्वेशन 1 के पास क्या होगा? इधर टू रियल रूट्स और टू इमेजिनरी रूट्स. ओके, एंड इक्वेशन 2 जिसको हमने अभी सॉल्व किया, तो इक्वेशन 2 हैज वन रियल एंड टू इमेजिनरी रूट्स. सो जरा सोच के बताओ कि कॉमन रूट्स कौन से वाले होंगे? डेफिनेटली टू इमेजिनरी रूट्स मस्ट बी कॉमन, क्योंकि इस इक्वेशन के पास, इक्वेशन 2 के पास टू रियल रूट्स तो है नहीं. तो ऑब्वियस सी बात है कि हम क्या बोलेंगे कि इक्वेशन 2, सॉरी नॉट इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्यों लिख रहा हूं? ये क्या कर दिया है मैंने? अरे मैं ये बोलूंगा कि equation 1 has either two real roots or two imaginary roots. Equation 2 has one real and two imaginary roots. That means equation 1 and equation 2 has two common imaginary roots. ऐसा होना चाहिए. ये पॉइंट अगर समझ में आ रहा हो तो आगे चले, क्योंकि इक्वेशन 1 के पास या तो रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे, और इक्वेशन 2 के पास दो इमेजिनरी, और इक्वेशन 2 के पास जो दो इमेजिनरी है वो कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वजह से आ रहे हैं? इस इक्वेशन की वजह से. सो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है, जहां से दो इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं, और दूसरा इक्वेशन जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. दीज टू इक्वेशन हैज टू कॉमन रूट्स. यहीं से तो कॉमन रूट्स आएंगे. ये क्लियर है? क्योंकि इक्वेशन 2 के पास दोनों इमेजिनरी रूट्स यहां से ही आ रहे हैं. ठीक है, अब हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एक ये और एक ये. तो हम क्या बोलेंगे कि सिंपल सी बात है कि दोनों कैसे होने चाहिए? दोनों के कोफिशिएंट्स कंपेयर किए जा सकते हैं, बिकॉज दीज टू इक्वेशंस आर आइडेंटिकल. तो कोफिशिएंट कंपेयर करोगे, टू कॉमन रूट की कंडीशन लगाओगे तो क्या आएगा? a by 1 इक्वल टू b by 1 इक्वल टू c by 1. यही तो प्रूफ करना था मैं. क्लियर है ना? ये क्वेश्चन जेई में आ चुका है एक बार. इस चीज को समझना जरूरी है. क्यूबिक इक्वेशन दिया उसने जरूर है, बट क्यूबिक इक्वेशन का रोल सिर्फ इतना है कि हम उसको फैक्टराइज करके उसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे. वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इमेजिनरी रूट्स हैं, फिर हम उसको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर कर देंगे. दैट्स इट. किसी को कोई डाउट हो ये समझने में तो मुझे पूछ लो, और अगर डाउट नहीं है तो इस क्वेश्चन को नोट करो और फिर हम लोग आगे चलेंगे. Okay, then we are going for the third question, x square plus bx plus ac, x square plus cx plus ab. ठीक है, ठीक है. And question number 3 is saying x square plus bx plus ac and x square plus cx plus ab. These two equations has one common root, that is say alpha. यहाँ पे भी alpha ले लिया.
और इसका सपोज अदर रूट है बीटा और इसका अदर रूट है गामा, देन व्हाट वी हैव टू प्रूव इज, क्या क्या प्रूव करने के लिए बोला उसने। एक तो मुझे लगता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 प्रूफ करना चाहिए। नहीं, ऐसा दिया है क्या? नहीं, ऐसा नहीं दिया, लेकिन ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन में कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 प्रूफ करने के लिए दिया जाए, लेकिन उसने कुछ और ही बोल रखा है। उसने बोला है कि वी हैव टू प्रूव दैट इक्वेशन x square plus ax plus bc equal to 0 must have roots beta and gamma। मतलब अदर रूट्स को कंटेन करने वाला जो इक्वेशन है दैट शुड बी x स्क्वायर प्लस ax प्लस bc, ऐसा होना चाहिए। सो चलो ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर, पहले हम वहीं से कंडीशन देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए सी इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन है, मैंने कॉमन रूट अल्फा लिया हुआ था, तो मैं बहुत बड़ी बड़ी कंडीशंस नहीं बनाने वाला हूँ, बस अल्फा को सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस ए सी इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन में अल्फा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इट विल बी अल्फा स्क्वायर प्लस सी अल्फा प्लस ए बी equal to 0. Say this is equation 1 and this one is equation 2, and now I'm subtracting these two equations. देखो ये बहुत बार काम कर जाता है सब्ट्रैक्शन जो मैंने किया, तो यहाँ पे आएगा अल्फा b माइनस सी, और ये दोनों टर्म को उधर ले जाऊंगा मैं दूसरी साइड पे, तो इट विल बी a इंटू बी माइनस सी। अगर b माइनस सी कैंसिल करते हैं तो अल्फा इज व्हाट, a। नाउ आई एम सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा इन दिस इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। सो इक्वेशन 1 में अगर सब्स्टिट्यूट करोगे, सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज a स्क्वायर प्लस ab प्लस ac इक्वल टू 0। तो यहां से मैं a कॉमन निकाल लूंगा, तो वी कैन से दैट a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। क्वेश्चन में एक चीज जो मिसिंग है वो तुम्हें ये लिखना है, ये क्वेश्चन में होना चाहिए था, एक्चुअली वहां क्वेश्चन में मिसिंग है, क्वेश्चन में होना चाहिए था वेयर a इज नॉन जीरो क्वांटिटी, क्योंकि a अगर जीरो हो गया ना तो काफी कुछ तो ऐसे ही जीरो कर देगा, तो a इज अ नॉन जीरो क्वांटिटी। सो अगर हम a को नॉन जीरो क्वांटिटी बनाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। एक तो कंडीशन हमें ये मिल गई है, थर्ड कंडीशन ये हम यूज करेंगे बाद में। दूसरी बात हमें ये मिल गया कि कॉमन रूट जो है वो क्या है, द कॉमन रूट इज a। तो अगर मैं इस इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ रूट देखता हूं, ध्यान से देखना, अभी इसको इक्वेशन 1 2 मैंने लिख दिया, चलो ठीक है, चलो इक्वेशन 1 का, इक्वेशन 1 मतलब इसको ले रहा हूं मैं, और ये इक्वेशन 2। यहां पे अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट देखता हूं, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू ए सी, ये आना चाहिए। अल्फा का वैल्यू तुम्हें a मिला है, बीटा इक्वल टू ए सी, ए कैंसिल करोगे तो b क्या आ जाएगा, बीटा क्या आ जाएगा, c। सेकेंड इक्वेशन में भी अगर मैं वही काम करता हूं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट देखता हूं, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ जाएगा, सेकेंड इक्वेशन के रूट्स क्या है, अल्फा एंड गामा, तो अल्फा इंटू गामा क्या आ जाएगा, ए बी। अल्फा का वैल्यू a रखोगे तो गामा का वैल्यू क्या आने वाला है यहाँ से, b, अल्फा कैंसिल करने के बाद, तो हमें बीटा का वैल्यू मिल गया c यहां से, और गामा का वैल्यू मिल गया b यहां से। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द इक्वेशन हैविंग रूट्स बीटा एंड गामा। तो वो इक्वेशन क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। फिर हम बीटा और गामा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो बीटा का वैल्यू क्या आने वाला है, c, और गामा का वैल्यू b इंटू एक्स प्लस सी इंटू बी इक्वल टू 0। ऑलमोस्ट क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है, बस थोड़ा सा बचा हुआ है। यहाँ पे c प्लस बी की जगह पर माइनस ए होना चाहिए, और वो मुझे इक्वेशन 3 से दिख रहा है। अगर मैं इक्वेशन 3 को यूज करूंगा तो मैं c प्लस बी को क्या लिख सकता हूँ, माइनस ए, और वो अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे इक्वेशन क्या मिलेगी, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी सी इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन विच हैज द रूट्स बीटा एंड गामा। आई थिंक ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए। किसी को कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लो, और अगर डाउट नहीं है तो नोट करो। यार देखो बुकलेट में ना इसके बाद में कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, तो बाकी सारी प्रॉपर्टीज काफी इजी हैं, ठीक है, मैं उन पे नहीं जा रहा हूँ। ये दो प्रॉपर्टीज हैं जो मुझे अच्छी लग रही हैं।
जो क्वेश्चंस में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज की जा सकती है। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज तुम्हें प्रूव करनी है और इनको क्वेश्चन में हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। बाकी सारी प्रॉपर्टीज तो इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ऊपर वाला पार्ट नोट करो और इसको डिराइव करो। नोट कर लिया होगा ऊपर वाला पार्ट तो, सॉल्यूशन जो था। गुड। अब इसको डिराइव करो, 10 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास। चलो यार देखते हैं, अच्छा एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले फोर्थ वाला सॉल्व करते हैं। फोर्थ वाले में क्या दिया हुआ है कि वी हैव टू इक्वेशंस। उसने फर्स्ट इक्वेशन को ना ये ए एक्स स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे ए वन एक्स स्क्वायर बी वन एक्स एंड सी वन ऐसा होना चाहिए। ठीक है, सो ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन इक्वल टू 0 and second equation is given as a2x square plus b2x plus c2 equal to 0. First equation has roots alpha 1 and beta 1 and second equation has roots alpha 2 and beta 2 and he is saying alpha 1 upon beta 1 equal to alpha 2 upon beta 2, ये भी given है। ठीक है, then we have to prove something. We have to prove what? We have to prove this. Okay, so कितने लोगों को कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो पता है? हाँ काव्या, सर नहीं, मैं समझा कर रही थी, सॉरी। कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो क्या होता है ये मुझे बताओ। एक्चुअली हम लोगों ने ना बेसिक्स में ये थोड़ा मिस कर दिया था, ये मुझे किसी दिन एक्स्ट्रा लेक्चर में लेना पड़ेगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, क्योंकि ये बहुत यूजफुल है और ट्रिगो में तो बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है। तो कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो क्या होता है वो मैं तुम्हें यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ। इफ इट इज गिवन दैट if a upon b equal to c upon d, then we can say that a plus b upon a minus b equal to c plus d upon c minus d. This is componendo and dividendo. ठीक है, सो यही हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे, componendo and dividendo। ये तुम्हें पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये। वो हम डायरेक्टली इसमें यूज कर लेते हैं। कैसे यूज करते हैं? हम बोल देते हैं कि अगर यहाँ पे मैं कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो यूज करूंगा तो बाय यूजिंग कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो वी कैन से दैट अल्फा 1 प्लस बीटा 1 अपॉन अल्फा 1 माइनस बीटा 1, और यहाँ पे बोल देंगे अल्फा 2 प्लस बीटा 2 अपॉन अल्फा 2 माइनस बीटा 2। दैट मींस सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट क्या आ जाएगा? माइनस बी वन बाई ए वन, फर्स्ट वाले का सम ऑफ रूट माइनस बी वन बाई ए वन, और डिफरेंस ऑफ रूट कितना हो जाएगा? डिफरेंस ऑफ रूट तो पता ही है, इट विल बी b1 स्क्वायर माइनस 4a1 c1 अपॉन a1। यहाँ पे माइनस b2 बाई a2 और डिनोमिनेटर में डिफरेंस ऑफ रूट करेंगे तो इट विल बी रूट ओवर b2 स्क्वायर माइनस 4a2 c2 अपॉन a2। तो ये a2 और a2 यहाँ से कैंसिल, a1 और a1 यहाँ से कैंसिल। अगर मैं दोनों साइड पे स्क्वायर कर देता हूँ तो मुझे मिलेगा, क्योंकि माइनस साइन भी कैंसिल ही होने वाला है, तो मुझे मिलेगा b1 स्क्वायर अपॉन b1 स्क्वायर माइनस 4a1 c1, और इधर मिल रहा होगा b2 स्क्वायर अपॉन b2 स्क्वायर माइनस 4a2 c2। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे दिखेगा b1 स्क्वायर अपॉन b2 स्क्वायर इक्वल टू b1 स्क्वायर माइनस 4a1 c1 डिवाइडेड बाय b2 स्क्वायर माइनस 4a2 c2। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? अब इसके बाद एक और थ्योरम आती है, वो क्या होती है? वो भी कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो की है। वो थ्योरम क्या होती है कि अगर कभी ऐसा लिखा हुआ है कि इफ a1 upon b1 equal to a2 upon b2, then we can equate it as a1 plus a2 divided by b1 plus b2, या a1 minus a2 divided by b1 minus b2। एक ये थ्योरम होती है, ये भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ही आती है। तो ये कितने लोगों को पता है ऐसा हो सकता है? नहीं मालूम?
अगर नहीं मालूम है तो तुम इसको ऐसे कर सकते हो, अगर प्रूफ करना है ये यही सेम चीज, लेकिन ये याद रखना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाऊंगा तो ये मैं बता दूंगा, इसको कुछ टोटल प्रोपोर्शन थ्योरम या कुछ ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करना है या डिराइव करना है, मतलब ये सपोज गिवन है और मुझे इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है, तो मैं क्या बोलूंगा कि तुम a1 अपॉन b1 और a2 अपॉन b2 को कुछ लैम्डा अज्यूम कर लो या k अज्यूम कर लो, तो यहां से क्या आ जाएगा कि a1 इक्वल टू b1 लैम्डा एंड a2 इक्वल टू b2 लैम्डा, ऐसा आ जाएगा। अब जब तुम इसमें सब्सटीट्यूट करोगे ना तो ये भी लैम्डा के इक्वल आएगा। कैसे? यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके देखो, a1 का वैल्यू क्या है b1 लैम्डा और a2 का वैल्यू क्या है b2 लैम्डा, और नीचे क्या है b1 प्लस b2। अगर न्यूमरेटर में तुम लैम्डा कॉमन निकाल लोगे तो इट विल बी b1 प्लस b2 अपॉन b1 प्लस b2। तो ये कैंसिल करोगे तो तुम्हें लैम्डा ही मिल रहा होगा, ठीक है। सो वही, ये भी अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी लैम्डा के इक्वल आएगा, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी लैम्डा के इक्वल आएगा। तो ये वाली जो थ्योरम है ना, यही यूज करने वाले हैं। देखो हमें क्या मिल रहा है, इसको कुछ x ले लेते हैं, x अपॉन वाई इक्वल टू p अपॉन क्यू। तो हम बोल सकते हैं कि इट इज x माइनस पी वाई माइनस क्यू। यहाँ पे ध्यान से देखो, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस लिखा हुआ है, या ऐसा a1 अपॉन b1 इक्वल टू a2 अपॉन b2 लिखा हुआ है, तो हम इसको a1 प्लस a2 भी लिख सकते हैं, a1 माइनस a2 भी लिख सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि दिस सेम रेशियो इज इक्वल टू a1 प्लस a2 या a1 माइनस a2। हमारा काम a1 माइनस a2 से होने वाला है, तो हम बोलेंगे कि b1 स्क्वायर माइनस दिस थिंग, तो माइनस b1 स्क्वायर प्लस 4ac1 कर लो a1c1, और यहाँ पे करोगे तो b2 स्क्वायर माइनस b2 स्क्वायर प्लस 4a2c2 कर लो। सो वी कैन से दैट b1 स्क्वायर अपॉन b2 स्क्वायर कैन बी रिटन लाइक दिस। तो जब इससे नेक्स्ट स्टेप पे आओगे तो b1 स्क्वायर अपॉन b2 स्क्वायर कैन बी रिटन लाइक, ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 4 कैंसिल करोगे तो क्या आएगा a1c1 अपॉन a2c2। देखो अगर किसी को डाउट हो तो मुझे एक बार पूछ लो। यहाँ पे ये दो थ्योरम्स यूज होंगे, इनको भी अलग से लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक लेक्चर में एक्स्ट्रा कर लूंगा फॉर 30 मिनट्स। एक बार देख लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर नोट करो और मुझे बोलो। नोट करके बैठ मत जाना। काव्या ऐसा क्यों लग रहा है तूने नोट कर लिया है? हाँ सर मैंने कर लिया। गुड। मानसी तेरा हो गया? कर जल्दी जल्दी कर, फटाफट फटाफट। डन सर। ओके ठीक है, अब फिफ्थ पे चलते हैं। वन रूट इज k टाइम्स द अदर रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, then we have to prove that k plus 1 whole square upon k equal to b square upon ac। मुझे कंडीशन बस याद रखनी पड़ेगी। कंडीशन क्या लिखी है, k plus 1 whole square upon k equal to b square by ac, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। और क्या है, हमें ये दिया हुआ है कि इक्वेशन नंबर 5 ax square plus bx plus c equal to 0। This equation has roots. One root is alpha, then other root is k alpha. K times the other root, na? So other root is k alpha. Now we can say that sum of root, it is minus b by a, and product of roots, so alpha into k alpha is c by a. So what we have to do is to remove alpha from these two equations. So second equation से मुझे alpha square क्या मिल रहा है, c by k a, और फर्स्ट इक्वेशन से देखेंगे तो अल्फा इंटू 1 प्लस के इक्वल टू माइनस बी बाई ए। सो हम क्या करने वाले हैं, हम एक काम कर लेते हैं, इसको के को अलग नहीं रखते हैं, के को यहीं रखा रहने देते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू 1 प्लस के। मैंने स्क्वायर क्यों किया यार इसको, शिट, कुछ भी लिख दिया मैंने, एक सेकंड रुकना। यहाँ से मैंने ये कंडीशन लिखी थी, जो भी दिमाग में चल रहा था वो मैंने लिख दिया वहां पे बीच में। इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो ये आ जाएगा और इधर आ जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करो, ये इक्वेशन 1 सिंप्लीफाई होकर के इस फॉर्म में आ गई है,
और इक्वेशन 2 सिंप्लीफाई होकर के इस फॉर्म में आ गई है, दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन खत्म हो गया, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है अल्फा स्क्वायर इंटू 1 प्लस के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय के अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या दिख रहा है बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी बाई ए। तो ये अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक ए कैंसिल हो जाएगा, सो हमें क्या मिलेगा 1 प्लस के होल स्क्वायर अपॉन के इक्वल टू बी स्क्वायर बाय ए सी। यही प्रूफ करना था, नोट करो फिर आगे चलते हैं। नोट कर लिया होगा आई थिंक सबने। नेक्स्ट है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दैट इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम्हें ये बता रहा हूँ कि जब भी ग्राफ बनाना है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, तो हमें ग्राफ बनाने के लिए जिसकी जरूरत होती है दैट इज ABCD। अब ये ABCD क्या है? ABC तो यही है कोफिशिएंट्स, जो भी कोफिशिएंट्स होंगे वो, और D क्या है? D इज द डिस्क्रिमिनेंट। अगर तुम्हें ये चार चीजें पता चल जाती हैं तो तुम किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ बहुत इजीली प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि ए बी सी रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं या इनका यूज क्या है ग्राफ बनाने के लिए, और फिर देखेंगे कि डी का क्या यूज है ग्राफ बनाने के लिए। ओके, थोड़ा ध्यान से देखना। हम इसमें वही कैलकुलेशन यूज करेंगे जो हम लोगों ने श्रीधराचार्य मेथड में प्रूफ करने में यूज करी थी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक तो थ्रू आउट इसको a से डिवाइड करूं क्या? नहीं, a से नहीं डिवाइड करूंगा, एक कॉमन निकाल लेता हूं इसमें से। यहां से करूंगा a कॉमन, तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा b बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, ये आ जाएगा। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, इसको अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए को मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, सो दैट ये b बाई 2a बन जाए, और फिर मैं इसका स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है। और जो लास्ट टर्म था सी बाई उसको एज इट इज रखा रहने दिया, वहां पे मैंने ये ऐसा रखा रहने दिया। ये मैंने इसलिए किया सो दैट ये एक होल स्क्वायर जैसा दिखाई पड़े। अब तुम्हें क्या दिख रहा होगा, a टाइम्स, ध्यान से देखना, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy जैसा दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो ये तुम्हें कैसा दिखेगा, x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर। अच्छा, यहां से अगर हम माइनस कॉमन लेकर के एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम में क्या आ रहा होगा, 4a स्क्वायर आ रहा होगा, और एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करोगे तो इट विल बी बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब a को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो इट विल बी a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर, और यहाँ पे जब a मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू ये पूरा लिखा हुआ है d डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, तो एक a कैंसिल हो जाएगा, ये d बाई 4a को दूसरी साइड पे लेके जाओ तो तुम्हें दिखेगा y प्लस d बाई 4a इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर। ये ऐसी कंडीशन बनती हुई दिखाई पड़ जाएगी। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो मुझे पहले बता दो, क्योंकि अभी जो हमने इक्वेशन बनाई है ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इसी की हेल्प से हम पूरा ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये इक्वेशन है क्या? ये इक्वेशन वही इक्वेशन है जो ऊपर लिखी हुई थी, मतलब ये वाली इक्वेशन थी, मैंने सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो ये जो कन्वर्जन मैंने किया है इसमें किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बोल दो, क्योंकि ऐसा कन्वर्जन हम ऑलरेडी कर चुके हैं एक बार। हाँ मानसी बोलो। सर आपने उसको ऐड क्यों किया d बाय 4a में? d बाई 4a में ऐड क्यों किया, मतलब मैं समझा नहीं। b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, नहीं, जो लास्ट स्टेप अपनी जो लिखी हाँ उसमें अपने d बाय 4a में ऊपर वाली इक्वेशन वापस ऐड किया। नहीं, मैंने ऐड नहीं किया। मैंने तो क्या किया, ये इसको ट्रांसपोज किया यहाँ पे, उसको बस ट्रांसपोज किया है और ये वाले टर्म को यहाँ पे ही रहने दिया, और कुछ नहीं किया मैंने। ये बात समझ में आती है अभी सबको? ठीक है, तो अब देखो यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, यहां तक आने के बाद ध्यान से देखना,
यहाँ पे मैं कुछ कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस करूंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, y प्लस डी बाई 4a को मैं कैपिटल Y से ट्रांसफॉर्म कर देता हूं, एंड x प्लस b बाई 2a को मैं ट्रांसफॉर्म कर देता हूं एज कैपिटल X। तो एक्चुअली क्या हो रहा होगा कि शुरू शुरू में जो तुम्हारा ग्राफ बन रहा होगा, जैसे सपोज मैं एक्सिस सिस्टम भी दिखा देता हूँ यहाँ पे, कि शुरू शुरू में अगर तुम्हारा ग्राफ यहाँ पे बन रहा होगा, यहाँ बनना चाहिए था, मतलब स्मॉल x और स्मॉल y में बनना चाहिए था, ठीक है। ये था तुम्हारा स्मॉल x, मैं लिख देता हूँ, सपोज ये स्मॉल x और ये स्मॉल y पे ग्राफ बनना चाहिए था, लेकिन अब मैंने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, मतलब y में कुछ ऐड कर दिया, x में कुछ ऐड कर दिया, तो तुम्हारा अब नया एक्सिस सिस्टम बन चुका होगा वहां पे। नया एक्सिस सिस्टम मतलब कुछ अब ऐसा दिख रहा होगा, ये नया एक्सिस सिस्टम बन के दिख रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या दिख रहा होगा, इस एक्सिस सिस्टम को मैं डिफरेंट कलर से दिखा देता हूँ, दिस वन इज कैपिटल X एंड दिस वन इज कैपिटल Y। इज इट क्लियर? क्योंकि मैंने ये थोड़ा सा चेंजेस कर दिया, एक्सिस को ट्रांसफॉर्म कर दिया, तो जो इक्वेशन अब यहाँ पे दिख रही थी वो कैसी दिख रही होगी नाउ, y इक्वल टू a इंटू कैपिटल X स्क्वायर, ऐसी दिख रही होगी। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो भी कैपिटल X और कैपिटल Y एक्सिस पे ही बन रहा होगा कहीं पे, ठीक है। अगर मैं सपोज a को +1 ले लेता हूं तो ग्राफ देखना कैसा बनेगा, अगर मैं a को +1 लेता हूं तो कैपिटल X इक्वल टू 0 पे y 0 आएगा, कैपिटल X इक्वल टू 1 पे y 1 आएगा, कैपिटल X इक्वल टू 2 पे y का वैल्यू 4 आएगा। मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा होगा, एक ये, और यहां से ये ऐसा आ रहा होगा, ठीक है। ये जो शेप बन रहा है ना, ये इस शेप को हम बोलते हैं पैराबोलिक शेप। ये आगे जब हम लोग कोनिक सेक्शन पढ़ेंगे तब मैं और प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगा। तो ये जो ग्राफ बनता है, दैट ग्राफ इज अ पैराबोला, ठीक है। तो ये ऐसा ऊपर जा रहा होगा, अगर ये ऊपर कब जा रहा है, व्हेन a इज पॉजिटिव। जैसे मैंने a का वैल्यू 1 लिया तो ये ऊपर जा रहा है। अगर तुमने यहाँ पे सपोज a का वैल्यू 1 लिया होता तो ग्राफ तुम्हें क्या मिलता, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ मिलता। और अगर a का वैल्यू तुम -1 लोगे तो y का वैल्यू तुम्हें क्या मिलेगा, -x स्क्वायर, उसके थ्रू जाएगा। -x स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनाओगे, ध्यान से देखना, x इक्वल टू 0 रखोगे तो 0 ही आने वाला है, लेकिन x इक्वल टू 1 पे ये -1 आ जाएगा, x इक्वल टू 2 पे -4 आ जाएगा। मतलब जब a नेगेटिव होगा तो ग्राफ ऐसा बन रहा होगा a नेगेटिव के लिए। ये कब है, when a is नेगेटिव। ये वाला कब है, when a is पॉजिटिव। ये चीज याद रखना। तो a का रोल तो हमें क्लियर हो गया, यहां से ही a का रोल क्या क्लियर हो गया, when a is पॉजिटिव ग्राफ कैसा होगा, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, जैसे यहां पे दिखाई पड़ रहा है, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला। एंड व्हेन a is नेगेटिव, in that case opening डाउनवर्ड पैराबोला। तो a का रोल हमने क्लियर कर दिया पहले ही। a हमें क्या बता रहा है कि a अगर पॉजिटिव है तो ओपनिंग अपवर्ड, और a अगर नेगेटिव है तो ओपनिंग डाउनवर्ड। मतलब शेप बता रहा है ये कि ग्राफ कैसा है, ओपनिंग अपवर्ड है या ओपनिंग डाउनवर्ड है। यहां तक समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पहले बोल दो यार, है क्या किसी को, नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हम जरा बी का रोल देखते हैं, बी का रोल क्या होगा। तो बी का रोल समझने के लिए हमें एक पॉइंट समझना होता है जिसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ओपनिंग अपवर्ड के लिए पॉइंट ऑफ मिनिमा और ओपनिंग डाउनवर्ड के लिए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। दिस पॉइंट इज नोन एज द वर्टेक्स। तो वर्टेक्स को मैं जरा यहाँ डिफाइन कर देता हूं नीचे। वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स इज पॉइंट ऑफ मिनिमा फॉर ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा फॉर ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला।
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट अगर हम लोग कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के टर्म्स में देखेंगे तो ध्यान से देखो जरा, तुम्हें कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के टर्म्स में क्या दिखने वाला है, 0,0, क्योंकि ये उसके ओरिजिन पे ही आ रहा है, देखो ये वाला पॉइंट। तो हम क्या बोलेंगे कि वर्टेक्स के अगर कोऑर्डिनेट देखने जाओगे तो कैपिटल एक्स इक्वल टू 0 एंड कैपिटल वाई इक्वल टू 0 है। लेकिन हमारा जो एक्चुअल ग्राफ है वो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई के टर्म्स में है। अगर मैं कैपिटल वाई को 0 करूंगा तो देखो जरा स्मॉल वाई का वैल्यू क्या आ रहा होगा, और कैपिटल एक्स को 0 करूंगा तो कैपिटल एक्स को 0 करने का मतलब क्या हुआ, तुमने x प्लस बी बाई 2a को 0 किया, तो यहां से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई 2a। और कैपिटल y को 0 करोगे यानी y प्लस डी बाई 4a को 0 करोगे तो यहां से y का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस डी बाई 4a। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, माइनस बी बाई 2a एंड माइनस डी बाई 4a। ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए। मतलब b का रोल हमारे पास यहाँ पे क्या था, b बता रहा है हमें, b क्या बताने में हेल्प करेगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, और d हमें क्या बताएगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। तो a का रोल पता चल गया, b का रोल पता चल गया, d का जो रोल पता चला दैट इज द पार्शियल रोल, अभी पूरा रोल नहीं पता चला है, थोड़ा सा ही पता चला है, ठीक है। c का रोल अभी बचा हुआ है। तो जरा देख करके बताओ, इतनी चीज क्लियर है, यहां तक जो भी मैंने बताया इसमें अगर कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लो, और अगर डाउट नहीं है तो उसको फटाफट नोट करो, तो फिर हम आगे चलेंगे।